तथा सीमांत लागतें, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसको मार्जिनल कॉस्ट को हम शॉर्ट में एमसी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट को हम शॉर्ट में एसी कहते हैं। जब हम अल्पकालीन लागतों को पढ़ रहे थे तो एवरेज कॉस्ट को हम देख चुके थे। एवरेज कॉस्ट जो होता है, एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का योग होता है। किसमें? शॉर्ट रन में, अल्पकाल में। ठीक है, अब हम मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन में भी पाया जाता है और लॉन्ग रन भी पाया जाता है। यहाँ पे हम शॉर्ट रन के संदर्भ में देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट को, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के संदर्भ में यहाँ पे देखा जाएगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा अल्पकालीन लागतें जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़े। दो तरह की लागतें होती हैं और उन्हीं दोनों से एवरेज कॉस्ट या टोटल कॉस्ट बनता है। ये टोटल कॉस्ट जोड़ होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। ये हम वीडियो में देख चुके हैं, जब अल्पकालीन लागत पढ़ रहे थे वहां पे आप जाकर के उसको समझ सकते हैं। तो वहीं से हम एवरेज कॉस्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम दोनों के संबंध को देखेंगे, दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है और इसका लॉन्ग रन में भी उपयोग किया जाएगा और शॉर्ट रन में भी उपयोग किया जाएगा। ये दोनों ऐसी लागतें हैं जो लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों में पाई जाएंगी और दोनों में इसका उल्लेख किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम चूंकि अल्पकालीन के संबंध में पढ़ रहे हैं, संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। अर्थ एवं परिभाषा देख लेंगे। सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? सीमांत लागत वक्र किस शेप का होता है? एवरेज लागत कर्व को हमने देख रखा है पिछले वीडियो में। औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र के बीच संबंध, ये मेनली हमें इसमें देखना है और समझना है। तो इसमें सीमांत लागत क्या होता है? सीमांत लागत जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, सीमांत लागत सीमा के अंत में जो लागत वहन करना पड़ता है, अर्थात एक अतिरिक्त या अंतिम इकाई से, उत्पादन के अंतिम, मोबाइल का उत्पादन हो रहा है तो मोबाइल की अंतिम जो पीस बन रहा है उसमें कितना लागत आ रहा है, इसको हम कहते हैं सीमांत लागत। तो वस्तुओं के उत्पादन में जब वस्तु के अंतिम इकाई के उत्पादन में जो लागत लगता है, जो अंतिम इकाई के उत्पादन के कारण कुल लागत में जो वृद्धि होती है या उस अंतिम इकाई के उत्पादन में जो लागत वहन करना पड़ता है, वो सीमांत लागत कहलाता है या मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे दिया गया है न्यूमेरिक उदाहरण से, यदि मान लो कि 100 इकाइयां उत्पादित हो रही हैं और जो लागत है वो 100 इकाइयों का लागत कितना आ रहा है? 1000 रुपए आ रहा है। और यदि एक और इकाई उत्पादित किया जाए तो कुल लागत बढ़ के 109 रुपया हो जा रहा है। हाँ, 1009 रुपये हो जा रहा है। तो यदि हम 1009 में से 1000 घटा दें तो ये जो 9 रुपया है ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट होगा या सीमांत लागत होगा। इसको सूत्र के रूप में हम इस प्रकार दर्शाते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1। तो हमें पता चल जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से थोड़ा बढ़ाते हैं। अल्पकाल में सीमांत लागत यानी कि एमसी परिवर्तनीय लागत टीवीसी के परिवर्तन के दर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अर्थात टीवीसी जो वक्र होगा, टीवीसी कर्व, उस कर्व के स्लोप को बताएगा कौन? मार्जिनल कॉस्ट। किस संबंध में है ये शॉर्ट रन के संबंध में है। और लॉन्ग रन के संबंध में केवल टोटल कॉस्ट होता है, वहां टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता ही नहीं है या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, यानी कि केवल टोटल कॉस्ट होता है, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है। तो सारे साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो टोटल कॉस्ट के संदर्भ में या टोटल कॉस्ट कर्व के स्लोप को बताएगा कौन? मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि शॉर्ट रन में हम देख रहे हैं अल्पकाल में, तो अल्पकाल में चूंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व का स्लोप बताएगा मार्जिनल कॉस्ट को। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि स्थिर लागत में परिवर्तन होता नहीं है, दूसरे शब्दों में अल्पकालीन सीमांत लागत परिवर्तनीय लागत पर निर्भर करेगा। इस स्थिति को हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसको हम नीचे अभी देख लेते हैं क्या है। ये है इसका सूत्र, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एम इक्वल टू
टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट। हमने अब काल में देखा था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल करके टोटल कॉस्ट बन रहे थे, और ये टोटल कॉस्ट बन रहे थे, और टोटल कॉस्ट इनका भी हम अलग अलग लिख सकते हैं सूत्र के रूप में। अब चूंकि TFCN इक्वल टू TFCN माइनस 1, क्योंकि इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है, उत्पादन कुछ कितना भी हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन है वो निर्भर करेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1। तो टोटल कॉस्ट सॉरी मार्जिनल कॉस्ट विल बी डिपेंड्स अपॉन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट केवल इतना समझना है कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई, एक इकाई उत्पादन पर लगने वाला कुल खर्चा कितना आ रहा है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं या एमसी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व का स्वरूप बिल्कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट के स्वरूप का होगा, क्योंकि ये उसी पे निर्भर करता है। मार्जिनल कॉस्ट निर्भर करता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। चूंकि हम अल्पकालीन लागत पढ़ रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ कहेंगे, और यदि लॉन्ग रन पढ़ते हैं तो टोटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्ट, तो इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप होगा वही मार्जिनल कॉस्ट का शेप होगा। इसे यू आकार से दिखाया जाएगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप भी यू आकार का ही होता है। ठीक है, इस तरह का बढ़ता हुआ यू आकार का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिखाया गया है, जो एमसी से दिखाया गया है। शुरू में गिरता हुआ, फिर एक न्यूनतम बिंदु के बाद ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। जैसा कि हमने बताया, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत उत्पादन 3 तरीके से पाया जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट रिटर्न। शुरू में लागत गिरता है प्रति इकाई, क्योंकि उत्पादन नया नया होता है, नई नई मशीनें होती हैं। तो जिस अनुपात में कॉस्ट में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि या रिटर्न में वृद्धि, आउटपुट में जो वृद्धि होता है वो कहीं ज्यादा होता है। इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो गिरता हुआ पाया जाएगा। यानी कि जो मशीनरी है वो नई नई है, बड़ा प्लांट है, उत्पादन अभी शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में शुरू में मार्जिनल कॉस्ट कुछ इकाइयों तक घटेगा, लेकिन निश्चित रूप से एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ना शुरू होगा। इसलिए इसे हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू आकार का कहेंगे। अब औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र के बीच संबंध को हम अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एसी कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच क्या रिलेशन होगा, ये हमें यहाँ समझ लेना बहुत जरूरी होगा। औसत लागत वक्र जब नीचे गिरता है तब तक तो सीमांत लागत वक्र इसके नीचे बाईं ओर होता है, और औसत लागत वक्र जब ऊपर उठ रहा होता है तब सीमांत लागत वक्र इसके ऊपर बाईं ओर होता है। यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व के न्यूनतम बिंदु से पहले बाईं ओर मार्जिनल कॉस्ट नीचे होता है, एवरेज कॉस्ट ऊपर होता है, कर्व ऊपर होता है, और एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु के बाद मार्जिनल कॉस्ट ऊपर हो जाता है और एवरेज कॉस्ट नीचे हो जाता है, क्योंकि लागत में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इसको 3 स्थितियों को हम देखेंगे। एक तो जब औसत लागत गिर रही हो तो सीमांत लागत इसके नीचे होगी। ठीक है, जब औसत लागत, यहाँ पे एक तब तक फिलहाल समझने के लिए एक डायग्राम में बना ही देता हूं। ये मान लीजिए ये है एवरेज कॉस्ट, और सीमांत लागत कुछ इस तरह से होगी, मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरह के से होगी। तो ये कह रहा है जब औसत लागत गिर रही होती है तो सीमांत लागत इसके नीचे होगी। औसत लागत जब गिर रही है तो सीमांत लागत, औसत लागत का न्यूनतम बिंदु ये है, ई बिंदु न्यूनतम बिंदु है, तो इसके नीचे जब औसत लागत गिर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत इसके नीचे होगी न्यूनतम बिंदु के। ठीक है, यह एक सामान्य समझ की बात है। यदि अतिरिक्त उत्पादन की इकाई के कारण लागत में कमी हो रही हो तो निश्चित रूप से एक अतिरिक्त इकाई की लागत इसके उत्पादन के पहले की औसत लागत से कम होनी चाहिए। ठीक है, यदि औसत लागत गिर रहा है, एवरेज कॉस्ट गिर रहा है,
तो इसका कारण ये है निश्चित रूप से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इसके नीचे होगा, इससे कम होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि 100 इकाई का उत्पादन करता है उत्पादक और औसत लागत आती है 4 रुपए, ठीक है, औसत लागत आती है 4 रुपए। अब यदि यह कहा जाए कि 1 इकाई उत्पादन के कारण औसत लागत घट गई, मान लीजिए 4 से कम हो गई, ठीक है, औसत लागत घट रही है, घटते हुए का अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि औसत लागत घट के 3.75 हो गया, तो निश्चित रूप से जो इकाई है सीमांत लागत इकाई की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 3.75 रुपीज से कम होगा, ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होगा 3.75 से, क्योंकि 3.75 कितना है, एवरेज कॉस्ट है ये। तो यदि एवरेज कॉस्ट घटता जा रहा है 4 से 3.25 हो रहा है, तो इसका कारण ये है कि जो आने वाला मार्जिनल कॉस्ट है वो निश्चित रूप से कम रह रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो हम टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट यानी कि जो टोटल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वो बहुत बड़ा होता है। मार्जिनल कॉस्ट केवल एक इकाई के संबंध में सूचना देता है, एक इकाई वस्तु के एक इकाई के उत्पादन के ऊपर सूचना देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ई बिंदु के पहले जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा होता है तो निश्चित रूप से मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे होगा, ठीक है, उससे कम होगा। ये सामान्य सी बात है कि जब एवरेज कॉस्ट गिर रही है तो वो इसीलिए गिर रही है कि टोटल कॉस्ट गिरता हुआ है या उत्पादन बढ़ता हुआ है बहुत तेजी से, यानी कि टोटल कॉस्ट से अधिक तेजी से उत्पादन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से या जो सीमांत लागत है वो इससे कम होगा। नेक्स्ट, जब औसत लागत ऊपर उठ रही है तो सीमांत लागत इसके ऊपर होगी। इसको पहले एक चित्र के माध्यम से बना देते हैं। मान लो ये औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट, और ये सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इस बिंदु के न्यूनतम बिंदु ई है, ई मान लो Q1 पर, ये लाइन सीधी खींचना, आप मेरे से टेढ़ा हो जा रहा। इसके बाद की स्थिति में एवरेज कॉस्ट ऊपर जब बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर आ जाती है। तो इसको कैसे, एक उदाहरण, उसी उदाहरण को लेते हैं कि यदि 100 पेन के उत्पादन में जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना आता है, 4 रुपए, और 4 रुपए से अधिक तभी होगा जब निश्चित रूप से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अधिक हो 4 रुपए से, तभी एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगा, बढ़ता हुआ आएगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट तब तक बढ़ गया है, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट एक इकाई के कॉस्ट को बताता है और यही मार्जिनल कॉस्ट जुड़ता जाता है टोटल कॉस्ट में, और टोटल कॉस्ट के ही आधार पे हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू के। तो टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट निश्चित रूप से 4 रुपए से ज्यादा होगा, तभी एवरेज कॉस्ट बढ़ता हुआ होगा। इस प्रकार मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, और यही कारण है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो ऊपर स्थित हो जाती है एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। तो ये यही कारण है कि ये स्थिति दूसरी स्थिति बनती है कि जब मार्जिनल कॉस्ट ई बिंदु के बाद, यानी कि एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु के बाद एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर हो जाती है, ठीक है। तीसरी स्थिति बनती है जब अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के बाद औसत लागत यथा स्थिर रहे, तो निश्चित रूप से इकाई की सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होगी। एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एक स्थिति बनती है। मान लीजिए औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट है, और ये सीमांत लागत है जो उसके न्यूनतम बिंदु पर जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। ये न्यूनतम बिंदु है औसत लागत का Q1। तो यहाँ पर ई बिंदु पर क्या है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, औसत लागत सीमांत लागत के बराबर है। तो निश्चित रूप से जब एक इकाई का औसत लागत 4 रुपए है और अगली इकाई का भी औसत लागत 4 रुपए, यानी कि और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल या कांस्टेंट आउटपुट रूल लागू हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो भी 4 रुपए ही होगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट में कोई वृद्धि नहीं हो रही होगी, स्थिर होगा, तभी टोटल कॉस्ट स्थिर हो जाएगा और जो एवरेज कॉस्ट है वो स्थिर आएगा, यानी कि 4 आएगा। तो ये उदाहरण के लिए दिया गया है। यदि औसत लागत
अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के बाद 4 रुपया ही रह जाए तो सीमांत लागत निश्चित रूप से 4 रुपया ही होगा, या जितना यदि औसत लागत स्थिर रह जाए तो ये निश्चित रूप से मार्जिनल कॉस्ट उसके बराबर है, तभी वो उसी पे स्थिर हुआ है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट को प्रभावित करता है, इसी में ये जुड़ता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि तीसरी स्थिति ये होगी कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। इसको अब रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे इकट्ठा और ये देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है रेखा चित्र में, इसकी व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब y अक्ष पे दिखाया गया है लागत और x अक्ष पे उत्पादन की मात्रा को दिखाया जा रहा है। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अल्पकालीन औसत लागत है, ये अल्पकालीन सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट है। अब यहाँ पे ई बिंदु के पहले दिखाया गया है कि ई बिंदु के पहले मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है किसके, एक मिनट ये थोड़ा मार्जिनल कॉस्ट नीचे है एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ई बिंदु के पहले क्यों नीचे है अभी हमने देखा, और इसके पहले ये इसका न्यूनतम बिंदु आ जा रहा है जब अभी लगातार एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, उसके पहले ही मार्जिनल कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु यानी कि एन, मार्जिनल कॉस्ट एन न्यूनतम बिंदु आ जा रहा है, और उसके पहले यानी कि एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु के पहले ही ये बढ़ना भी शुरू कर दे रहा है, कौन, मार्जिनल कॉस्ट। फिर भी अभी एवरेज कॉस्ट गिर रहा होता है। इसका कारण ये होता है कि एवरेज कॉस्ट जो निकलता है वो टोटल कॉस्ट पे निकलता है, टोटल कॉस्ट बहुत अधिक होता है और मार्जिनल कॉस्ट उसका बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो अधिक है, इसलिए उत्पादन अधिक है और इसलिए ये अभी गिर रहा होता है, और मार्जिनल कॉस्ट उस अनुपात में कम रहता है, मार्जिनल कॉस्ट उस अनुपात में कम रहता है, इसलिए ये इसके नीचे स्थित होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है और एक समय के बाद जो उत्पादन की दर है, आउटपुट की दर है, आउटपुट में बढ़ने की दर है, वो कम हो जाती है मार्जिनल कॉस्ट में बढ़ने की दर से। तो ऐसी स्थिति में टोटल कॉस्ट में बढ़ने की दर आउटपुट में बढ़ने की दर से ज्यादा हो जाता है और इसलिए एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो ई बिंदु पर एक बीच की स्थिति ऐसी आती है जो ई बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाता है एवरेज कॉस्ट के, अभी हमने पीछे देखा। इसके पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से, और ई बिंदु के बाद मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है एवरेज कॉस्ट के, यानी कि एवरेज कॉस्ट से ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट में बढ़ने की गति है वो उत्पादन में बढ़ने की गति से बहुत अधिक हो जाता है, और इसलिए टोटल कॉस्ट भी बढ़ता है और एवरेज कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ने लगेगा, और जो मार्जिनल कॉस्ट की बढ़ने की गति है एवरेज कॉस्ट के बढ़ने की गति से अधिक होती है, इसलिए ऊपर को स्थित होता है। ये तीन प्रकार के संबंध थे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।